अध्याय 16 वेगस में ज़ेब्रा। डाइनर की पार्किंग में युद्ध देवता हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आहा, तो तुम बच गए, उन्होंने चुहल की। आप जानते थे कि वह एक ट्रैप था, मैंने खींच कर कहा। एरीज तुष्टता से मुस्कुराए। वह अपंग लोहार आश्चर्यचकित रह गया होगा जब उसने देखा होगा कि उसने बस कुछ बेवकूफ बच्चों को ट्रैप किया है। वैसे तुम अच्छे लग रहे थे टीवी पर। मैंने उनकी ढाल उनकी ओर उछाल दी। आप मूर्ख हैं। एनाबेस और ग्रोवर ने घबराकर अपनी सांसें थाम ली। एरिस ने ढाल पकड़ ली और उसे पिज्जा के लौंदे की तरह हवा में लहराया। इसने रूप बदल लिया और पिघल कर एक बुलेट प्रूफ जैकेट में बदल गया। उन्होंने इसे अपनी पीठ पर लटका लिया। वह ट्रक देख रहे हो वहां? उन्होंने डायनर के सामने सड़क के उस पार खड़े एक 18 पहिए वाले वाहन की ओर इशारा किया। वह तुम्हारी सवारी है। वेगस में एक स्टॉप के साथ वह सीधे तुम्हें LA में ले जाएगी। 18 पहिए वाले उस वाहन के पीछे एक साइन था जिसे मैं केवल इसलिए पढ़ सका क्योंकि वह काले पर सफेद रंग में दर्ज रिवर्स प्रिंट था, जो मेरे डिसलेक्सिया के लिए एक अच्छा संयोजक था। काइंडनेस इंटरनेशनल, ह्यूमन जू ट्रांसपोर्ट, वार्निंग, लाइव वाइल्ड एनिमल्स। आप मजाक कर रहे हैं? मैंने आश्चर्य से प्रतिक्रिया दी। एरिस ने चुटकी बजाई। ट्रक का पिछला दरवाजा खुल गया। फ्री राइड। शिकायत करना बंद करो और मेरा काम करने के लिए तुम्हारे लिए और कुछ भी है। उन्होंने अपने हैंडल बार से एक नीला नायलॉन बैकपैक खींच कर निकाला और मेरी ओर उछाल दिया। उसमें हम सभी के लिए नए कपड़े, नगद $20, स्वर्ण ड्रैक्रमा से भरी एक थैली और डबल स्टफ ओरियोस का एक बैग पड़ा था। मैंने कहा, मुझे आपकी ये घटिया चीजें नहीं। थैंक यू लॉर्ड एरिस। मुझे चेतावनी के लहजे से घूरते हुए ग्रोवर बीच में बोल पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। किसी देवता की किसी चीज को अस्वीकार करना संभवतः एक घातक अपमान था, लेकिन मैं एरिस का छुआ कुछ भी नहीं चाहता था। अनिच्छा से मैंने बैकपैक को अपने कंधे पर टांग लिया। मुझे पता था कि युद्ध देवता की उपस्थिति के कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे अभी भी उनकी नाक पर घूंसा मारने का मन हो रहा था। उन्हें देखकर मुझे हर उस बुली की याद आ गई थी जिसका मैंने अब तक सामना किया था। नैन्सी बोफिट, क्लैरिस, स्लैमी गैब, तंज करने वाले शिक्षक, वह प्रत्येक दुष्ट जिसने कभी भी मुझे स्कूल में बेवकूफ कहा था या स्कूल से मेरे निष्कासन के समय मुझ पर हंसा था। मैंने पीछे मुड़कर डायनर की ओर देखा, जहां अब केवल कुछ ही ग्राहक रह गए थे। जिस वेस्ट्रेस ने हमें सर्व किया था वह घबराहट से खिड़की से हमारी ओर देख रही थी, जैसे कि उसे भय हो कि एरिस हमें चोट पहुंचा सकता है। उसने रसोई से फ्राई कुक को भी बाहर खिड़की पर बुला लिया था। उसने उससे कुछ कहा। उसने सिर हिलाया, एक छोटा सा डिस्पोजेबल कैमरा निकाला और हमारी एक तस्वीर खींच ली। ग्रेट, मैंने सोचा, हम कल फिर से अखबार की सुर्खियों में होंगे। मैंने हेडलाइन की भी कल्पना कर ली। 12 साल के एक वांटेड ने बेचारे बाइक वाले को पीटा। आप पर मेरी एक और चीज बकाया है। मैंने आवाज संतुलित बनाए रखने की कोशिश करते हुए एरिस से कहा। आपने मुझे मेरी माँ के बारे में सूचना देने का वादा किया था। मैं जो बताऊंगा उसे तुम बर्दाश्त कर लोगे? उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर किक मारते हुए कहा। वह जिंदा है। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे नीचे जमीन घूम गई हो। क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वह मारी जाती उससे पहले ही उन्हें मिनोटोर से बचा लिया गया था। वह स्वर्ण बौछार में बदल गई थी, है ना? डेट्स मेटामॉर्फिसिस, कायातरण, मृत्यु नहीं। वह कहीं और सुरक्षित है। सुरक्षित है? क्यों? तुम्हें युद्ध कला का अध्ययन करने की जरूरत है बच्चे। होस्टेज, किसी और को नियंत्रित करने के लिए किसी और को बंधक बना के रखा जाता है। कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं कर रहा है। वह हंसे। क्या वाकई? अपनी आंखें खोलो बच्चे। मैंने अपनी मुट्ठियां तान ली। आप कुछ ज्यादा ही आत्ममुग्ध हैं लॉर्ड एरिस, जबकि आप तो क्यूपिड की मूर्तियों तक से घबरा जाते हैं। उनके चश्मे के पीछे आग धधकी। मुझे अपने बालों में गर्म हवा महसूस हुई। हम फिर मिलेंगे पर्सी जैक्सन। अगली बार जब तुम किसी लड़ाई में होगे तो अपनी पीठ का भी ध्यान रखना। उन्होंने अपने हार्ले घड़घड़ाई और फिर उसकी दहाड़ के साथ डेलेंसी स्ट्रीट की ओर आगे बढ़ गए। एनाबेथ ने तुरंत ही मुझे घुसड़ा। ये कोई समझदारी नहीं थी पर्सी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी देवता को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए। इस देवता को तो बिल्कुल नहीं। हे दोस्तों, ग्रोवर बीच में टपक पड़ा। यो बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसने डायनर की ओर इशारा किया। अंतिम दो ग्राहक अपने बिल का भुगतान कर रहे थे। दोनों आदमियों ने एक जैसे काले कवर ऑल पहन रखे थे, जिनकी पीठ पर एक सफेद लोगो था जो कि काइंडनेस इंटरनेशनल ट्रक पर लगे लोगों से मेल खा रहा था।
यदि हमें जू एक्सप्रेस पकड़नी है तो हमें जल्दी करने की जरूरत है। ग्रोवर ने बात पूरी की। मुझे ये विचार पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा डेनवर में हमने काफी कुछ झेल लिया था। हम सड़क के उस पार भागे और बिग रिग के पास चढ़ गए। हमने दरवाजे बंद कर लिए। पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वह यहाँ की गंध थी। ये जैसे किटी लिटर, बिल्ली के मलमूत्र को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पात्र था। जब तक मैंने एनेक्स्लोमोस का ढक्कन नहीं खोला, ट्रेलर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। तलवार की चमक ने एक अत्यंत दुखद दृश्य पर धूमिल रोशनी डाली। धातु के गंदे पिंजरों की एक कतार में मेरे द्वारा अब तक देखे गए चिड़ियाघर के 3 सबसे दयनीय पशु बैठे थे। एक ज़ेब्रा, एक नर अल्बिनो शेर और एक अजीब सा हिरन जैसा जीव जिसका नाम मैं नहीं जानता था। किसी ने शेर के लिए शलजम की एक बोरी फेंक रखी थी। बेशक इसे वह खाना नहीं चाहता था। ज़ेब्रा और हिरन दोनों को हैमबर्गर मीट के फोम ट्रे रखी गई थी। ज़ीब्रा के गर्दन के बाल च्युइंगम से उलझे हुए जैसे थे, जैसे कोई अपने खाली समय में उस पर थूकता रहा हो। हिरन के एक सिंग पर सिल्वर बर्थडे बैलून बंधा हुआ था, जिस पर लिखा था ओवर द हिल। जाहिर तौर पर कोई भी शेर के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता था। वह बेचारा छोटी सी जगह में ट्रेलर की दमघोंटू गर्मी में हाँफते हुए गंदे कंबलों पर इधर उधर घूम रहा था। उसकी गुलाबी आंखों के चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसकी पसलियां उसके सफेद बालों के बीच से झलक रही थी। यही दयालुता है, ग्रोवर आवेश से चीखा। ह्यूमन जू ट्रांसपोर्ट। वह संभवतः ट्रक चालकों को पीटने के लिए तुरंत बाहर गया होता और मैंने उसकी मदद ही की होती, लेकिन तभी ट्रक का इंजन तेज आवाज के साथ चालू हो गया। ट्रेलर हिलने लगा और हमें मजबूरन बैठ जाना पड़ा, वरना हम गिर सकते थे। हम कोने में फफूंद लगे चारे की बोरियों के सहारे दुबक कर बैठ गए। हम गंध, गर्मी और मक्खियों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रोवर ने बकरियों के मिमियाने की तरह की कई आवाजों से उन पशुओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे बस उदासी से उसे देखते रहे। एनाबेथ पिंजरों को तोड़ने और उन्हें तुरंत मुक्त कर देने के पक्ष में थी, लेकिन मैंने ध्यान दिलाया कि जब तक ट्रक रुकता नहीं है तब तक इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। इसके अलावा मुझे एहसास था कि उन शलजमों की तुलना में शेर को हम कई अधिक बेहतर विकल्प दिख सकते हैं। मुझे पानी का एक जग मिला और मैंने उनके पानी के कटोरे दोबारा भर दिए। मैंने फिर बेमेल चारे को उनके पिंजरों से बाहर खींचने के लिए रिपटाइड का इस्तेमाल किया। मैंने शेर को मांस और ज़ेब्रा और हिरन को शलजम दे दिए। ग्रोवर ने हिरन को शांत रखा, जबकि एनाबेथ ने उसके सींग से गुब्बारे को हटाने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल किया। वह ज़ीब्रा के आयाल पर चिपके च्युइंगम को भी हटाना चाहती थी, लेकिन हमने तय किया कि ट्रक के हिलने डुलने के बीच ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होगा। हमने ग्रोवर से कहा कि वह पशुओं से कह दे कि हम सुबह उनकी और अधिक मदद करेंगे। हमने फिर रात बिताने के लिए अपनी अपनी जगह पकड़ ली। ग्रोवर शलजम की एक बोरी पर सिकुड़ कर लेट गया था। एनाबेथ ने डबल स्टफ ओरियोस का बैग खोला और एक कुकी निकालकर आधे अधूरे मन से उसे कुतरने लगी। मैंने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर खुद को खुश करने की कोशिश की कि हम लॉस एंजलिस के लिए आधी दूरी तय कर चुके हैं। हमारी मंजिल का आधा रास्ता कट चुका था। आज 14 जून है। संक्रांति 21वीं तारीख को थी। हमारे पास काम पूरा करने के लिए अभी काफी समय था। इधर दूसरी ओर मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। देवता मेरे साथ खिलवाड़ करते रहे थे। कम से कम हेफिस्ट में इस बात में ईमानदार होने की शालीनता तो थी। उन्होंने कैमरे लगाए थे और मुझसे मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन अब जबकि कैमरे नहीं चल रहे थे, तब भी मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे अभियान पर नजर रखी जा रही है। मैं देवताओं के मनोरंजन का साधन था। पर्सी, मुझे माफ करना, मैं वाटर पार्क में यूं घबरा गई थी। एनाबेथ ने अचानक बात छेड़ी। कोई दिक्कत नहीं है। वे मकड़ियां। वह कांप उठी। शायद एरेक्नी की उस घटना के कारण, मैंने अनुमान लगाया। तुम्हारी माँ को बुनाई प्रतियोगिता में चुनौती देने के कारण उसे मकड़ी में बदल दिया गया था, है ना? एनाबेथ ने सिर हिलाया। एरेक्नी की संतानें तब से एथीना की संतानों से बदला ले रही हैं। यदि कोई मकड़ी मुझसे 1 मील दूर भी हो तो वह मुझे ढूंढ लेगी। मुझे इन छोटे क्रीपी जानवरों से नफरत है। हम एक टीम है, याद है ना? मैंने जवाब दिया। और फिर ग्रोवर ने भी तो फैंसी फ्लाइंग्स की। मुझे लगा कि वह सो रहा है, लेकिन वह कोने से बुदबुदाया। मैंने तो कमाल कर दिया था, है ना? एनाबेथ और मैं हंसे। उसने एक ओरियो निकाला और आधा मेरी ओर बढ़ा दिया। उस आयरिस मैसेज में क्या ल्यूक ने सच में कुछ नहीं कहा था?
मैं अपनी कुकी चबाता हुआ सोचने लगा कि कैसे उत्तर दूं। इंद्रधनुष के माध्यम से हुई उस बातचीत ने मुझे पूरी शाम परेशान रखा था। ल्यूक ने बताया कि तुम और वह बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रोवर इस बार विफल नहीं होगा। इस बार कोई भी चीड़ के पेड़ में नहीं बदलेगा। तलवार की चमक में एनाबेथ के भाव को पढ़ना मुश्किल था। ग्रोवर ने शोक भरी मिमियाहट निकाली। मुझे तुम्हें शुरू से ही सच बता देना चाहिए था। उसकी आवाज थर्रा रही थी। मैंने सोचा कि यदि तुम जान जाओगे कि मैं कितना विफल व्यक्ति हूँ, तो तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहोगे। तुम तो वह सेटर हो जिसने जीएस की बेटी थालिया को बचाने की कोशिश की थी। उसने उदासी से सिर हिलाया। और दो अन्य हाफ ब्लड्स को भी, जिनसे थालिया ने मित्रता की थी और वह जो सुरक्षित रूप से कैंप में पहुंच गए। मैंने एनाबेथ की ओर देखा। वह तुम और ल्यूक थे, है ना? उसने अपना ओरियो बिना खाए ही नीचे रख दिया। जैसा कि तुमने कहा पर्सी, 7 साल की एक हाफ ब्लड अकेले तो बहुत आगे नहीं जा सकती थी। एथिना ने मुझे राह दिखाई। थालिया 12 वर्ष की थी, ल्यूक 14 वर्ष का। वे दोनों भी मेरी तरह घर से भाग आए थे। वे मुझे खुशी खुशी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। वे बिना प्रशिक्षण के भी कमाल के मॉन्स्टर फाइटर्स थे। हमने बिना कोई वास्तविक योजना बनाए वर्जीनिया से उत्तर की ओर यात्रा शुरू की और लगभग 2 हफ्तों तक मॉन्स्टर्स का सामना करते रहे, जब ग्रोवर हमें आकर मिला। मुझे थालिया को कैंप तक ले जाना था, ग्रोवर ने नाक सुड़कते हुए कहा। सिर्फ थालिया को। कायरॉन का सख्त आदेश था, ऐसा कुछ भी ना करे जिससे बचाव अभियान की गति सुस्त पड़े। हमें पता था कि हेडीज उसके पीछे है, लेकिन मैं ल्यूक और एनाबेथ को उनके स्वयं के भरोसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। मैंने सोचा कि मैं तीनों को सुरक्षित पहुंचा सकता हूँ। ये मेरी गलती थी कि काइंडली वन ने हमें पकड़ लिया। मैं घबरा गया था। कैंप की ओर वापस जाते समय मैं भयभीत था और मैंने कुछ गलत मोड़ ले लिए। काश मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की होती। ठीक है, बस करो, एनाबेथ ने उसे टोका। कोई तुम्हें दोषी नहीं मानता। थालिया ने भी तुम्हें दोष नहीं दिया था। उसने हमें बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया, उसने दुखी होकर कहा। उसकी मौत मेरी गलती थी। काउंसिल ऑफ क्लोविन एल्डर्स ने भी ऐसा ही कहा। गलती? क्योंकि तुमने दो अन्य हाफ ब्लड्स को पीछे नहीं छोड़ा, मैंने कहा। ये तो गलत बात है। पर्सी सही कह रहा है, एनाबेथ ने कहा। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती ग्रोवर, ल्यूक भी नहीं होते। हमें इसकी परवाह नहीं है कि काउंसिल क्या कहती है। ग्रोवर अंधेरे में कुछ सूंघता रहा। ये सब मेरा भाग्य है। मैं अब तक का सबसे बेकार सेटर हूँ और मुझे सदी के दो सबसे शक्तिशाली हाफ ब्लड्स, थालिया और पर्सी का साथ देना था। तुम बेकार नहीं हो, एनाबेथ ने जोर देकर कहा। मैं जितने भी सेटर्स से मिली हूँ, तुम में उन सबसे अधिक साहस है। एक किसी का नाम बताओ जो अंडरवर्ल्ड में जाने की हिम्मत करेगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि पर्सी तुम्हारा साथ पाकर खुश है। उसने मेरी पिंडली पर लात मारकर मुझे इशारा किया। हाँ, मैंने समर्थन किया, जो मैंने उसके किक के बिना भी किया होता। ये बस भाग्य नहीं है ग्रोवर कि तुम्हें थालिया और मैं मिले। तुम्हारे पास किसी भी सेटर की तुलना में सबसे बड़ा दिल है। तुम एक नैसर्गिक सर्चर हो। देखना, तुम ही पेन को पाने वाले सेटर बनोगे। मैंने एक गहरी संतुष्ट आह सुनी। मैं ग्रोवर के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी सांसें बस भारी होती गईं। जब वह आवाज खर्राटों में बदल गई, तो मुझे एहसास हुआ कि वह सो चुका है। वह कैसे कर लेता है ऐसा? मैंने आश्चर्य से कहा। पता नहीं, एनाबेथ ने जवाब दिया। लेकिन तुमने उसे जो कहा वह सही है ना? मैंने दिल से कहा। ट्रक के आगे बढ़ने के साथ चारे की बोरियों पर गिरते संभलते हम चुपचाप कुछ और दूरी तय करते गए। ज़ेब्रा एक शलजम चबाता रहा। शेर ने अपने होठों से हैमबर्गर का बचा हुआ मांस का टुकड़ा भी चाट लिया था और आशा से मेरी ओर देख रहा था। एनाबेथ अपने नेकलेस पर यूं उंगलियां फिरा रही थी, जैसे किसी गहरी गंभीर सोच में डूबी हो। चीड़ का मन का, मैंने कहा। क्या यह तुम्हारे प्रथम वर्ष का है? उसने उसकी ओर देखा। उसे एहसास ही नहीं था कि वह क्या कर रही है। हाँ, उसने जवाब दिया। हर साल अगस्त में काउंसलर्स ग्रीष्मकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना का चयन करते हैं और वे इसे उस वर्ष के मनकों पर चित्रित करते हैं। मुझे थालिया का चीड़ वृक्ष, जलता हुआ ग्रीक युद्धपोत और प्रॉम ड्रेस पहने सेंटर से चित्रित मनके मिले हैं। आह, अजीब ग्रीष्मकाल। और कॉलेज रिंग तुम्हारे पिता की है? इससे तुम्हें क्या कहते कहते वह रुक गई। हाँ हाँ, ये उन्हीं की है। तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं।
नहीं नहीं, ठीक है। उसने ठंडी सांस छोड़ी। मेरे पिता ने 2 ग्रीष्मकाल पहले इसे एक पत्र में लपेट कर मुझे भेजा था। ये अंगूठी उनके पास एथिना से जुड़ी निशानी थी। एथिना के बिना वह हार्वर्ड में अपना डॉक्टरेट प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाते। छोड़ो, वह एक अलग लंबी कहानी है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मैं ये अंगूठी रखूं। उन्होंने अपने पुराने व्यवहार के लिए मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह मुझे प्रेम करते हैं और मुझे याद करते हैं। वह चाहते थे कि मैं घर लौटूं और उनके साथ रहूं। ये बात इतनी बुरी तो नहीं लग रही। हाँ, लेकिन समस्या ये हुई कि मैंने उन पर भरोसा कर लिया। उस स्कूल वर्ष के दौरान मैंने घर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सौतेली माँ का व्यवहार पहले जैसा ही था। वह नहीं चाहती थी कि मेरे जैसी अजीब लड़की के साथ उसके बच्चे खतरे में पड़े। मॉन्स्टर्स के हमले होते रहे और हमारी टकरार होती रही। मैं शीतकालीन अवकाश तक के लिए भी वहां नहीं रुक सकी। मैंने कायरॉन को फोन किया और तुरंत कैंप हाफ फ्लड लौट आई। तुम्हें लगता है कि तुम फिर कभी अपने पिता के साथ रहने की कोशिश करोगी? वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। प्लीज, मुझे खुद को पीड़ा देने का शौक नहीं है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, मैंने उससे कहा। तुम्हें उन्हें एक पत्र या कुछ लिखना चाहिए। सलाह के लिए धन्यवाद, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लेकिन मेरे पिता ने चुन लिया है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। हमने कुछ और मील का सफर चुप्पी में बिताया। अगर देवताओं का युद्ध होता है तो क्या चीजें वैसी ही होंगी जैसे ट्रोजन वॉर के समय हुई थी? क्या ये एथीना बनाम पोसाइडन का रूप ले लेगा? उसने अपना सिर उस बैकपैक पर टिका दिया जो एरीज ने हमें दिया था और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ क्या करेंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, बैल बुद्धि। कोई और बकवास प्रश्न? मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा। सौभाग्य से मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। एनाबेथ सो गई थी। मैं भी यही करना चाहता था, लेकिन ग्रोवर के खर्राटों और एक अल्बिनो शेर द्वारा भूखी नजरों से मुझे घूरे जाने के बीच ये मेरे लिए कठिन ही था। लेकिन अंततः मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दुस्वप्न कुछ ऐसे शुरू हुआ जैसे मैं पहले भी लाखों बार स्वप्न में देख चुका था। मैंने एक जैकेट पहन रखी थी और मुझे परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अन्य सभी बच्चे पाली अवकाश में बाहर जा रहे थे और शिक्षक मेरी ओर चीखे जा रहे थे। चलो भी पर्सी, तुम बेवकूफ नहीं हो ना? उठाओ अपनी पेंसिल। फिर वह स्वप्न सामान्य से किसी और दिशा में भटक गया। मैंने अगली डेस्क पर नजर डाली और देखा कि एक लड़की वहां बैठी थी। उसने भी स्ट्रेट जैकेट पहनी हुई थी। वह मेरी ही उम्र की थी। उसके बिखरे काले पंक स्टाइल बाल थे। उसकी हरी आंखें गहरे आईलाइनर से घिरी थीं और उसकी नाक पर झाइयां थी। स्वप्न में किसी तरह मुझे पता था कि वह कौन थी। वह थालिया थी, जीएस की पुत्री। अपनी स्ट्रेट जैकेट से जूझते हुए उसने निराशा से मेरी ओर देखा और बोली, अच्छा तो मंद बुद्धि लड़के, हम में से एक को यहाँ से निकलना होगा। वह सही कह रही थी। स्वप्न के मेरे उस अक्स ने सोचा। मैं उस गुफा में वापस जाता हूँ। मैं हेडीज को खरी खोटी सुना कर आता हूँ। जैकेट मेरे शरीर से पिघल कर गिर गई। मैं क्लासरूम के फर्श से नीचे की ओर गिरता गया। शिक्षक की आवाज बदलती गई, जब तक कि ये एक ठंडी और शैतानी आवाज में नहीं बदल गई जो एक बड़ी खाई की गूंज सी लग रही थी। पर्सी जैक्सन, उसने पुकारा। ये बदलाव अच्छा दिखता है। हाँ, मैं वापस अंधेरी गुफा में था। मृतकों की आत्माएं मेरे चारों ओर घूम रही थी। गड्ढे में अवश्य वह शैतानी चीजें बोल रही थी, लेकिन इस बार वह मुझे संबोधित नहीं कर रही थी। उसकी आवाज की वह सुन्न कर देने वाली शक्ति कहीं और निर्देशित लग रही थी। और उसे कोई भी संदेह नहीं है? उसने पूछा। एक और आवाज, जिसे मैंने पहचान लिया, मेरे पीछे से आई। कोई संदेह नहीं माय लॉर्ड, वह भी बाकियों की तरह ही अज्ञानी है। मैंने ऊपर की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उत्तर देने वाला अदृश्य था। धोखे पे धोखा, गड्ढे से आई चीख ने खुशी में कहा। बहुत अच्छा। सचमुच माय लॉर्ड, मेरे बगल से आती आवाज ने कहा। आपका नाम सही ही क्रुक्ड वन है, लेकिन क्या यह वास्तव में आवश्यक था? मैं आपके लिए सीधे वह ले आ सकता था जो मैंने चुराया था। तुम, मॉन्स्टर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुमने पहले ही अपनी सीमाएं दिखा दी हैं। यदि मैंने हस्तक्षेप ना किया होता तो तुम हार जाते। लेकिन माय लॉर्ड। शांत, तुच्छ सेवक। इन 6 महीनों में बहुत कुछ हो चुका है। जियस का आक्रोश बढ़ चुका है। पोसाइडन ने अपना सबसे अंतिम उपाय आजमा लिया है। अब हम इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेंगे, जल्दी ही।
तुम्हें वह इनाम मिलेगा जो तुम चाहते हो, और तुम्हारा बदला भी पूरा होगा जैसी दोनों वस्तुएं मेरे हाथ में आएंगी। ओह रुको, वह यहाँ है। क्या? अदृश्य सेवक अचानक तनावग्रस्त लगने लगा। आपने उसे बुलाया माय लॉर्ड? नहीं। मॉन्स्टर का पूरा ध्यान अब मेरी ओर था, जिससे मैं अपनी जगह पर जमकर रह गया था। लानत है उस पर, वह बहुत परिवर्तनशाली है, बहुत अप्रत्याशित। वह खुद यहाँ आया है। असंभव, सेवक चीखा। तुम्हारी जैसे तुच्छ जीव के लिए शायद, आवाज ने गुर्राहट में कहा। फिर उसकी वही जमा देने वाली शक्ति मुझ पर वापस लौट आई। तो तुम अपने क्वेस्ट का स्वप्न देखना चाहते हो हाफ ब्लड बच्चे? तो फिर मैं भी तैयार हूँ। दृश्य बदल गया। अब मैं काले संगमरमर की दीवारों वाले एक विशाल सिंहासन कक्ष में खड़ा था। खाली, भयावह सिंहासन मानव हड्डियों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। उच्च आसन के पायदान पर मेरी माँ खड़ी थी, झिलमिलाती सुनहरी रोशनी में जमी हुई, अपनी बाहें फैलाए हुए। मैंने उनकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अपनी जगह से नहीं हिले। मैं उनके पास पहुंचा, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ सूख कर हड्डियों में बदल रहे हैं। ग्रीक कवच पहने मुस्कुराते कंकाल मेरे चारों ओर जमा हो गए। वे मुझे रेशमी वस्त्र पहनाने लगे। काइमेरा के जहर से जलाई हुई वनस्पतियों का ताज मेरे सिर पर सजाने लगे, जिससे मेरे सिर में जलन पैदा हो रही थी। वह शैतानी आवाज में अट्टहास करने लगे। जय हो विजय नायक। तभी मैं चौंक कर नींद से जाग गया। ग्रोवर मेरा कंधा हिला रहा था। ट्रक रुक गया है, उसने कहा। लगता है वे पशुओं को देखने इधर आ रहे हैं। छुपो जल्दी, एनाबेथ फुसफुसाई। उसके लिए तो ये आसान था। उसने बस अपनी जादुई टोपी पहनी और गायब हो गई। ग्रोवर और मुझे चारे की बोरियों के पीछे गोता लगाना पड़ा, और हमने उम्मीद की कि हम भी शलजम जैसे दिखे। ट्रेलर के दरवाजे चरमरा कर खुल गए। धूप और गर्मी अंदर आई। अरे भाई, दोनों ट्रक वालों में से एक ने अपनी बदबूदार नाक के सामने अपना हाथ लहराते हुए कहा। काश मेरा काम होम अप्लायंस की धुलाई का होता। और वह अंदर आ गया। बाल्टी से थोड़ा पानी पशुओं के बर्तन में डाल दिया। यू हॉट बिग बॉय, उसने शेर से पूछा। फिर बाल्टी का बचा पानी सीधे शेर के चेहरे पर छिड़क दिया। शेर क्रोधित होकर दहाड़ा। ये आदमी ने कहा। शलजम की बोरियों के नीचे मेरे बगल में ग्रोवर तनाव में आ गया। एक शांति प्रिय शाकाहारी पशु की अपेक्षा ये डरावना लग रहा था। उस आदमी ने हिरन की ओर एक दबा कुचला सा हैप्पी मील बैग उछाल दिया। जिब्रा की ओर उसने कुटिल मुस्कान से देखा। हाउ आर यू डूइंग स्ट्राइप्स? कम से कम इस पड़ाव पर तुमसे छुटकारा हम पा लेंगे। तुम्हें मैजिक शो पसंद है? तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वे तुम्हें आरी से आधा काटने वाले हैं। सीपरा ने भयभीत आंखों से सीधे मेरी ओर देखा। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन खुले दिन की तरह साफ मैंने उसे ये कहते सुना। मुझे मुक्त करो लॉर्ड, प्लीज। मैं कोई प्रतिक्रिया दे सकने की स्थिति में नहीं था। तभी ट्रेलर के बगल की दीवार पर नॉक नॉक की तेज दस्तक हुई। हमारे साथ अंदर मौजूद वह आदमी चिल्लाया। क्या है एडी? बाहर से एक आवाज आई, जो एडी की ही रही होगी। मॉरिस, क्या कह रहे हो? तुम किस लिए पीट रहे हो? ठक ठक ठक, उसने एडी से चिल्लाकर पूछा। क्या ठक ठक कर रहे हो? मॉरिस ने खींचकर अपनी आंखें घुमाई और एडी को कोसता हुआ वापस बाहर चला गया। एक क्षण बाद ही एनाबेथ मेरे बगल में प्रकट हुई। मॉरिस को ट्रेलर से बाहर निकालने के लिए उसने ही दस्तक दी होगी। उसने तुरंत ही अपना संदेह प्रकट कर दिया। ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस वैध नहीं हो सकता। नहीं है, ग्रोवल बोल पड़ा। वह स्थिर हो गया, मानो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। शेर कह रहा है कि ये लोग पशु तस्कर है। सही, सेब्रा की आवाज ने मेरे मस्तिष्क में कहा। हमें इन्हें मुक्त कराना होगा, ग्रोवर ने कहा। वह और एनाबेथ मेरी ओर देख रहे थे, जैसे मेरे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हो। मैंने जिब्रा की बात सुनी थी, लेकिन शेर की नहीं। क्यों? शायद ये मेरी एक और लर्निंग डिसेबिलिटी थी। मैं केवल जिब्रा को ही समझ सकता था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, घोड़े। एनाबेथ ने पोसाइडन द्वारा घोड़े के सृजन के बारे में क्या कहा था? क्या ज़ेब्रा ऐसी प्रजाति है जो घोड़े के बेहद निकट है? क्या इसीलिए मैं इसे समझ सकता हूँ? मुझे फिर ज़ेब्रा की आवाज सुनाई पड़ी। मेरा बस पिंजरा खोल दे लॉर्ड, प्लीज। आगे का मैं खुद देख लूंगा। बाहर मॉरिस और एडी अभी भी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन मुझे पता था वे किसी भी क्षण इन पशुओं को फिर से सताने अंदर आ सकते हैं। मैंने अपनी कलम निकाली और ज़ेब्रा के पिंजरे का ताला काट दिया। ज़ेब्रा तुरंत ही बाहर निकल आया। वह मेरी ओर मुड़ा और अभिवादन में झुक गया। थैंक यू लॉर्ड।
ग्रोवर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ज़ेब्रा से बकर भाषा में आशीर्वाद की तरह कुछ कहा। जैसे ही मॉरिस ने अंदर के शोर का पता लगाने के लिए अपना सिर अंदर की ओर किया कि ज़ेब्रा उसके ऊपर छलांग लगाता हुआ सड़क पर आ गया। सड़क पर चीख पुकार मच गई और गाड़ियां हॉर्न बजाने लगीं। हम तुरंत ही ट्रेलर के दरवाजे की ओर बढ़े तो होटल, कसीनो और चौड़ी सड़क पर ज़ेब्रा को सर पर दौड़ लगाते देखा। हमने अभी अभी लास वेगस में एक ज़ेब्रा को खुला छोड़ दिया था। मॉरिस और एडी उसके पीछे दौड़े। कुछ पुलिसकर्मी भी उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, हे, इसके लिए तुम्हें परमिट लेनी होती है। यही सही समय है, हम भी निकल चलते हैं, एनाबेथ ने कहा। पहले हम इन दूसरे पशुओं को भी मुक्त कर दें, ग्रोवर ने पलट कर कहा। मैंने अपनी तलवार से उनके पिंजरों के ताले भी काट दिए। ग्रोवर ने अपने हाथ उठाए और वही बकर आशीर्वाद बुदबुदाया जो उसने ज़ेब्रा के लिए कहा था। गुड लक, मैंने पशुओं को शुभकामनाएं दी। हिरन और शेर अपने पिंजरों से बाहर निकले और एक साथ सड़क पर आगे बढ़ गए। कुछ पर्यटक शोर मचा रहे थे। अधिकांश बस पीछे हट गए और तस्वीरें लेने लगे, शायद ये सोचकर कि ये किसी कसीनो द्वारा आयोजित कोई स्टंट है। क्या ये जानवर सुरक्षित रहेंगे? मैंने ग्रोवर से पूछा। मेरा मतलब है कि रेगिस्तान और बाकी सब। चिंता मत करो, उसने जवाब दिया। मैंने उनके ऊपर सेटर सेंचुरी चिपका दिया है। मतलब वे जंगल तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे, उसने मुझे आश्वस्त किया। जब तक उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें पानी, भोजन, छाया, जो कुछ भी उन्हें चाहिए मिलता रहेगा। तुम हमें भी ऐसा कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते? मैंने पूछ दिया। ये केवल जंगली पशुओं पर काम करता है। तो ये हम में से केवल पर्सी पर काम करेगा, एनाबेथ ने चुहल की। अरे, मैंने गुस्सा दिखाया। मजाक कर रही हूँ, उसने कहा। चलो इस गंदे ट्रक से बाहर निकले। हम रेगिस्तान की दोपहर में लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। 110 डिग्री तापमान रहा होगा और हम डीप फ्राइड होमलेस लोगों की तरह लग रहे होंगे, लेकिन हर किसी को जंगली पशुओं में इतनी दिलचस्पी थी कि किसी ने हम पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मोटे कार्लो से गुजरते हुए हम आगे बढ़े। हमने पिरामिड, एक पायरेट शिप और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार किया, जो थी तो एक छोटी प्रतिकृति, लेकिन इसने मुझे घर की याद दिला दी। मुझे पता नहीं था कि हम ढूंढ क्या रहे थे, शायद बस एक जगह की तलाश जहां थोड़ी देर इस गर्मी से बचकर सुस्ता सकें, एक सैंडविच और एक गिलास नींबू पानी पा सकें और पश्चिम की ओर आगे जाने के लिए नई योजना बना सके। हमने शायद कोई मोड़ ले लिया था, क्योंकि अब हम एक डेड एंड पर थे और लोटस होटल एंड कसीनो के सामने खड़े थे। प्रवेश द्वार पर एक विशाल फूल जैसा था, जिसकी पंखुड़ियां चमक रही थी और टिमटिमा रही थी। कोई भी अंदर बाहर आ जा नहीं रहा था, लेकिन चमचमाते क्रोम दरवाजे खुले थे, जिससे एयर कंडीशनिंग बाहर तक फैल रही थी, जिसमें से फूलों की खुशबू आ रही थी, शायद कमल के फूल, लेकिन मैंने कभी इसकी गंध महसूस नहीं की थी, इसलिए मुझे यकीन से पता नहीं था। दरबान हमें देखकर मुस्कुराया। नमस्ते बच्चों, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या अंदर आकर बैठना चाहते हो? पिछले लगभग एक सप्ताह से मैंने हर बात पर संदेह करना सीख लिया था। मुझे लगता था कि कोई मॉन्स्टर या देवता हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन ये आदमी सामान्य लग रहा था। पहली नज़र में ही मैं इसे देख सकता था। इसके अलावा सहानुभूति से बात करते किसी व्यक्ति को सुनकर ही मुझे इतनी राहत मिली कि मैंने सहमति में सिर हिला दिया और कह दिया, जरूर, हम अंदर आना चाहेंगे। अंदर पहुंचते ही हमने चारों ओर एक नज़र डाली और आश्चर्य से ग्रोवर की आह निकल पड़ी। पूरी लॉबी एक विशाल गेम रूम थी, और मैं किसी घटिया पुराने पैकमैन गेम्स या स्लॉट मशीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लास एलिवेटर के चारों ओर एक इंडोर वाटर लाइन स्केटिंग थी, जो सीधे ऊपर तक कम से कम 40 मंजिल तक जाती थी। एक इमारत के किनारे पर एक क्लाइंबिंग वॉल थी और एक इंडोर बंजी जंपिंग ब्रिज था। वर्किंग लेजर गन के साथ वर्चुअल रियलिटी वाले सूट थे, और वहाँ सैकड़ों वीडियो गेम्स थे, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक वाइड स्क्रीन टीवी जितना बड़ा था। वस्तुतः आप किसी भी गेम का नाम ले, वह यहाँ मौजूद था। वहाँ कुछ अन्य बच्चे भी थे जो गेम खेलने में व्यस्त थे, लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं थी। किसी भी गेम के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं थी। चारों ओर स्नैक्स बार दिख रहे थे और वेट्रेस घूम रही थी। वे हर तरह का फूड सर्व कर रहे थे, जिनकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। हाय, एक बेलहॉप ने हमारा अभिवादन किया। कम से कम मेरा यही अनुमान था कि वह एक बेलहॉप था। उसने कमल के डिजाइन वाले सफेद पीले हवाईयन शर्ट, शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहन रखे थे। लोटस कसीनो में आपका स्वागत है,
ये रही आपके कमरे की चाबी। लेकिन मैं हकलाया। नहीं नहीं, उसने हंसते हुए कहा, बिल चुका दिया गया है। नो एक्स्ट्रा चार्ज, नो टिप्स। बस सबसे ऊपरी मंजिल, कमरा नंबर 4001 में चले जाएं। यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हॉट टब के लिए एक्स्ट्रा बबल्स या शूटिंग रेंज के लिए स्कीट टॉगल्स या ऐसे ही कुछ भी, तो बस फ्रंट डेस्क पर कॉल कर दें। ये रहे आपके लोटस कैश कार्ड। ये रेस्टोरेंट सभी खेलों और राइड्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसने हमें एक एक हरा प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड सौंप दिया। मैं जानता था जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जाहिर है उसने हमें किसी करोड़पति के बच्चे समझ लिया है। लेकिन मैंने कार्ड ले लिया और उससे पूछा, कितना है इसमें? उसकी भौहें जैसे आपस में जुड़ गईं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इसमें किस सीमा पर कैश खत्म हो जाता है। वह हंसा। ओह, आप मजाक कर रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, अब आप यहाँ पे आराम से रहिए। हम लिफ्ट से ऊपर पहुंचे और अपने कमरे का मुआयना किया। ये 3 अलग-अलग बेडरूम वाला एक स्वीट था और इसमें एक बार भी था जहां कैंडी, सोडा और चिप्स भरे हुए थे। रूम सर्विस के लिए एक हॉटलाइन, नरम मोटे तौलिए और नरम पंखों से भरे तकियों के साथ वाटर बेड, सैटेलाइट और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक बिग स्क्रीन टेलीविजन। बालकनी का अपना हॉट टब था और निश्चित रूप से वहां एक स्कीट शूटिंग मशीन और एक शॉटगन भी थी, ताकि आप मिट्टी से बने कबूतरों को लॉस वेगस के क्षितिज के ठीक ऊपर छोड़कर उन्हें अपनी गन का निशाना बना सके। मुझे समझ नहीं आया कि ये कानूनी कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे ये वाकई अच्छा लगा। स्ट्रिप और रेगिस्तान का दृश्य अद्भुत था। हालांकि मुझे संदेह था कि इस तरह के कमरे में हमें कभी ये दृश्य देखने का समय मिलेगा। ओह, ये जगह तो, एनाबेथ खुशी से चहक उठी। बहुत मीठी लगती है। ग्रोवर भी चहका। क्लोजेट में कपड़े रखे थे और वे मुझे फिट भी आ गए। मैं कुछ दंग भी हुआ कि ये थोड़ा अजीब था। मैंने एरीज का बैकपैक कूड़ेदान में फेंक दिया। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम यहाँ से चलेंगे तो होटल स्टोर से एक नया ही ले लेंगे। मैंने नहाया। हफ्ते भर की कठिन यात्रा के बाद नहाना बहुत अच्छा लगा। मैंने कपड़े बदले, चिप्स का एक बैग खा लिया, कोक के 3 कैन ढकार लिए और ऐसा बेहतर महसूस किया जैसा लंबे समय से नहीं किया था। हालांकि मेरे जहन में कोई छोटी सी समस्या मुझे सता भी रही थी। मैंने एक स्वप्न या ऐसे ही कुछ देखा था और मुझे अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने की जरूरत थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इसे अभी थोड़े समय टाला जा सकता है। मैं बेडरूम से बाहर आया तो देखा कि एनाबेथ और ग्रोवर भी स्नान कर चुके थे और कपड़े बदल चुके थे। ग्रोवर पूरी तरह संतुष्टि से पोटैटो चिप्स खाने में व्यस्त था, जबकि एनाबेथ टीवी पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रही थी। इतने सारे चैनल्स और तुम नेशनल ज्योग्राफिक चला रही हो, दिमाग तो ठीक है? मैंने फफ्ती कसी। ये रोचक है, उसने पलटकर जवाब दिया। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। ग्रोवर ने अपनी खुशी जताई। वह इतना उत्साहित था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके जूतों से पंख निकल आए और उसे जमीन से 1 फुट ऊपर उठा दिए, फिर वापस नीचे ले आया। तो अब क्या? एनाबेथ ने पूछा। नींद पूरी करें। ग्रोवर और मेरी नजरें मिली और हम मुस्कुरा पड़े। हम दोनों ने अपने हरे प्लास्टिक लोटस कैश कार्ड हवा में लहरा दिए। प्ले टाइम, मैंने कहा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि पिछली बार मुझे इतना मजा कब आया था। मैं एक अपेक्षाकृत गरीब परिवार से था। फिजूल खर्ची का हमारा विचार बर्गर किंग में खाना खाने और किराए पर वीडियो लेने तक ही सीमित था। और यहाँ किसी 5 सितारा वेगस होटल में, भूल जाओ। मैंने लॉबी में 5-6 बार बंजी जंपिंग किया, वाटर स्लाइड किया, आर्टिफिशियल स्की स्लोप पर स्को बोर्डिंग की और वर्चुअल रियलिटी लेजर टैग और एफबीआई शार्प शूटर का गेम खेला। बीच में कई बार ग्रोवर पर मेरी नजर पड़ी, जो एक गेम से दूसरे गेम तक लगातार व्यस्त था। उसे रिवर्स हर्टर वाली गेम बेहद पसंद आई थी, जहां हिरन बाहर निकलते थे और रेड इंडियंस का शिकार करते थे। मैंने एनाबेथ को सामान्य ज्ञान वाले गेम्स और अन्य दिमागी चीजें खेलते हुए देखा। वहां एक विशाल 3D सिम गेम भी था, जहां आप खुद का शहर बसा सकते थे और आप वास्तव में डिस्प्ले बोर्ड पर होलोग्राफिक्स इमारतों को देख सकते थे। मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनाबेथ को ये पसंद आया था। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मुझे पहली बार कब एहसास हुआ कि वहाँ कुछ गलत था। संभवतः तब, जब मैंने वीआर शार्प शूटर्स में मेरे बगल में खड़े लड़के को देखा था। वह लगभग 13 साल का रहा होगा, लेकिन उसके कपड़े अजीब थे। मैंने सोचा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का पुत्र होगा
जो एल्विस की नकल करता होगा। उसने बेल बॉटम जीन्स और काली पाइपिंग वाली लाल टी शर्ट पहन रखी थी और उसके बाल जेल लगाकर संवारे गए थे, जैसा हेयर स्टाइल न्यू जर्सी में लड़कियां होम कमिंग नाइट के अवसर पर रखती हैं। हमने शार्प शूटर का एक गेम साथ खेला और उसने उत्साह में प्रतिक्रिया दी। ग्रूवी मैन, यहाँ मैं 2 हफ्ते से हूँ और ये गेम्स बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। ग्रूवी, ये तो 60s और 70s में प्रयोग किए जाने वाला स्लैग था। बाद में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने किसी चीज के लिए सिक शब्द का प्रयोग किया तो उसने यूं चौंक कर मेरी ओर देखा, जैसे कि उसने पहले कभी इस शब्द का इस तरह इस्तेमाल होते नहीं सुना हो। उसने बताया कि उसका नाम डैरिन है, लेकिन जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किए वह मुझसे ऊब गया और कंप्यूटर स्क्रीन की ओर वापस जाने लगा। हे डैरिन, मैंने उसे पुकारा। क्या? ये कौन सा वर्ष है? उसने मेरी ओर संदेह से देखा। गेम में? नहीं, वास्तविक जीवन में। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। 1977? नहीं, मैंने थोड़ा डरते हुए कहा। सच में? अरे बैड वाइब्स, मुझे गेम खेलने जाने दो। उसके बाद उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने और लोगों से बात करनी शुरू कर दी और ये आसान नहीं था। वे टीवी स्क्रीन या वीडियो गेम या अपने खाने या किसी भी अन्य चीज में बेहद तल्लीन थे। मुझे एक व्यक्ति मिला जिसके अनुसार ये वर्ष 1985 था। एक अन्य व्यक्ति ने मुझे बताया कि 1993 था। उन सभी ने दावा किया कि वे यहाँ बहुत लंबे समय से नहीं हैं। उन्हें यहाँ आए कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही हुए हैं। उन्हें वास्तव में समय का पता नहीं था और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं थी। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं यहाँ कितने समय से हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये केवल कुछ घंटों की बात है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? मैंने ये याद करने की कोशिश की कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। हम लॉस एंजलिस जा रहे थे। हमें अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार ढूंढना था। मेरी माँ, एक क्षण के लिए मुझे उनका नाम याद करने में परेशानी हुई। सैली जैक्सन। मुझे उन्हें ढूंढना था। मुझे हेडिस को तृतीय विश्व युद्ध कराने से रोकना था। मेरी नज़र एनाबेथ पर पड़ी, जो अभी भी अपना शहर बनाने में व्यस्त थी। चलो, मैंने उससे कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे हिलाया। एनाबेथ, उसने खिन्न होकर ऊपर की ओर देखा। क्या है? हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलना होगा? ये क्या बोल रहे हो? मैंने अभी तो ये टावर बनाए हैं। ये जगह एक ट्रैप है। जब तक मैंने उसे दोबारा नहीं हिलाया तब तक उसने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या है? सुनो, अंडरवर्ल्ड, हमारी क्वेस्ट। ओह कम ऑन पर्सी, बस थोड़ी देर और। एनाबेथ, वहां लोग 1977 से बने हुए हैं, बच्चे जो कभी बड़े नहीं हुए। एक बार आपने चेक इन कर लिया तो आप हमेशा के लिए यही बने रहेंगे। तो उसने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम इससे बेहतर किसी जगह की कल्पना कर सकते हो? मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे गेम से दूर हटा दिया। अरे, वह चिल्लाई और मुझे मारने लगी, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वे सब बहुत व्यस्त थे। मैंने उसे सीधी मेरी आंखों में देखने को कहा। फिर मैंने उसे भयभीत करने की कोशिश की। मकड़ी, बालों भरी बड़ी मकड़ी। इससे वह घबरा गई। उसकी दृष्टि साफ हो गई। हे भगवान, हम यहाँ कब से हैं? उसने होश में लौटते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ग्रोवर को ढूंढना होगा। हमने उसे ढूंढा और पाया कि वह अभी भी वर्चुअल डियर हंटर खेलने में व्यस्त था। ग्रोवर, हम दोनों चिल्लाए। मर जाओ इंसानों, तुम गंदे इंसानों, गंदगी फैलाने वाले इंसानों। वह गेम में व्यस्त कोसता रहा। ग्रोवर, उसने प्लास्टिक गन मेरी ओर घुमा दी और उसे क्लिक करने लगा, जैसे कि मैं भी गेम का कोई कैरेक्टर भरूं। मैंने एनाबेथ की ओर देखा और दोनों ने ग्रोवर को बाहों से पकड़ लिया और उसे खींच कर ले जाने लगे। उसके फ्लाइंग शूज अचानक सक्रिय हो गए और उसके पैरों को दूसरी दिशा में खींचने लगे। वह चिल्लाए जा रहा था। नहीं, मैं अभी अभी एक लेवल ऊपर आया हूँ। नहीं। लोटस वह हैप तेजी से हमारी ओर बढ़ता हुआ आया। अच्छा, तो क्या आप लोग अपने प्लेटिनम कार्ड के लिए तैयार हैं? नहीं, हम जा रहे हैं, मैंने उससे कहा। कितने अफसोस की बात है, उसने कहा, और मुझे ऐसा लगा कि वह सच में दुखी हो रहा था कि अगर हम गए तो हम उसका दिल तोड़ देंगे। हमने अभी ही प्लेटिनम कार्ड सदस्यों के लिए गेम से भरा एक नया फ्लोर जोड़ा है। उसने कार्ड आगे बढ़ाए और मैं एक कार्ड लेना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि यदि मैंने कार्ड ले लिया तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकूंगा। मैं यही बना रहूंगा, हमेशा के लिए, खुश, हमेशा के लिए गेम्स खेलता हुआ, और जल्दी ही मैं अपनी माँ को, अपने क्वेस्ट को
और शायद अपने नाम को भी भूल जाऊंगा। मैं ग्रूवी डिस्को डरिन के साथ वर्चुअल राइफलमैन खेलता रहूंगा। ग्रोवर ने कार्ड के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन एनाबेथ ने तुरंत उसका हाथ पीछे खींच लिया और कहा, नो थैंक्स। हम दरवाजे की ओर आगे बढ़े और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, खाने की गंध और गेम्स की आवाजें और अधिक आकर्षक होती जा रही थी। मैंने ऊपरी मंजिल के हमारे कमरे के बारे में सोचा। हम बस रात के लिए रुक सकते थे, एक बार असली बिस्तर पर सो सकते थे। फिर हम लोटस कसीनो के दरवाजे से तेजी से बाहर निकले और फुटपाथ पर आगे बढ़ गए। ये दोपहर बाद का समय था, दिन का लगभग वही समय जब हम कैसीनो के अंदर गए थे। लेकिन कुछ तो था जो सही नहीं था। मौसम पूरी तरह बदल चुका था। ये तूफानी मौसम था। रेगिस्तान में दूर तेज बिजली चमक रही थी। एरिस का बैकपैक मेरे कंधे पर लटका हुआ था, जो अजीब था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने इसे कमरा नंबर 4001 में कूड़ेदान में फेंक दिया था। लेकिन मैंने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। इस समय चिंता करने के लिए मेरे पास अन्य समस्याएं थी। मैं निकटतम न्यूज़पेपर स्टैंड की ओर भागा और सबसे पहले वर्ष की जांच की। शुक्र है, ये वही वर्ष था जब हम अंदर गए थे। फिर मैंने तारीख देखी, 20 जून। मतलब हम 5 दिनों से लोटस कसीनो में थे। ग्रीष्म संक्रांति आने से पहले अब हमारे पास बस एक दिन शेष रह गया था। क्वेस्ट को पूरा कर सकने के लिए बस एक दिन।